हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिटेल्ड रिविजनरी सेशन में। तो आज हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन पार्ट 2 लेके। और अगर आप में से किसी ने भी रिवीजन पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके उसे जरूर देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है रिवीजन पार्ट 1, तो उसको जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने रिवीजन पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में देखी थी। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को बिल्कुल डीप में देखा था। और हम लोगों ने इसके फॉर्मेट को भी बहुत ही इजीली समझा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे की बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट होते हैं। नेट प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट होते हैं जिससे हम लोग निकाल पाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो जब सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते थे फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते थे नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद उसमें हम लोग बहुत सारे क्या करते थे, हम लोग एडजस्टमेंट टैक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के एडजस्टमेंट करते थे। अब नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इसको, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकालते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसमें दो बैलेंस शीट दी होती है ना। तो उसमें करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की इंफॉर्मेशन दी होती है। तो जो करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करके हम लोग निकालते थे नेट प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस। ठीक है, अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल करेंगे और केसेस बाय केसेस हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला केस क्या है, व्हेन द करेंट ईयर प्रॉफिट इज मोर देन द प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा है प्रीवियस ईयर से। जैसे सपोज प्रॉफिट एंड लॉस आउट अकाउंट में हमारा करेंट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 50,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को निकाले माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ इसमें से कैसे निकालेंगे, 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज। ठीक है, केस नंबर 2 क्या बोलता है, व्हेन द करेंट ईयर प्रॉफिट इज लेस देन द प्रीवियस ईयर। अगर करेंट ईयर का प्रॉफिट लेस देन है मतलब कम है, तो कम है तो उस केस में क्या करेंगे, मतलब हमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है ना। हम लोगों को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करो, केस वही है। और अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 50,000 माइनस 1,25,000, तो कितना आ जाएगा, ये 75,000 माइनस में आ जाएगा, मतलब ये लॉस है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड केस क्या बोलता है, थर्ड केस बोलता है व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट फ्रॉम द करेंट ईयर एंड लॉस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट है करेंट ईयर में और लॉस है प्रीवियस ईयर में। उस केस में क्या होगा, उस केस में होता है हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, करेंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, फॉर्मूला वही लगाने वाले हैं। तो करेंट ईयर का कितना है, अगर इस एग्जांपल में देखें तो करेंट ईयर का 80,000 है माइनस 20,000। तो अगर फॉर्मूला में लगाएं प्रीवियस ईयर का मतलब लॉस है 20,000। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में लगाएं करेंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर में लॉस है तो माइनस, और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20,000, है ना। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज मतलब ये एक तरीके से ऐड हो गया, माइनस माइनस करके प्लस हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा केस क्या है, when the loss in the current year and the profit in the previous year। करंट ईयर में लॉस है, प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था, तो क्या करेंगे, माइनस 80,000 माइनस 60,000 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब 1,40,000 वो भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 1,40,000। और माइनस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में, आप लोगों सबको पता है ये बात। ठीक है, देन अगर लॉस, व्हेन द लॉस इज एग्जिस्ट इन बोथ द ईयर, दोनों साल लॉस है, एंड द करेंट ईयर लॉस इज मोर देन द प्रीवियस ईयर लॉस, दोनों साल ही लॉस है
और अगर करेंट ईयर का लॉस ज्यादा है प्रीवियस ईयर के लॉस से, तो क्या करेंगे? तो हम लोग लॉस क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे करेंट ईयर मतलब -70,000 माइनस प्रीवियस ईयर का लॉस कितना है -30,000, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 30,000, तो ये हमारा कितना आया 70,000 प्लस 40,000 30,000, वो भी माइनस का 30,000 माइनस का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा केस क्या आता है, अगर लॉस है दोनों ही ईयर्स में बट करेंट ईयर का लॉस कम है प्रीवियस ईयर का लॉस ज्यादा है, करेंट ईयर का लॉस कम है और प्रीवियस ईयर का लॉस ज्यादा है। इस केस में देखिए 90,000 करेंट ईयर का लॉस है और 1,10,000 प्रीवियस ईयर का लॉस है, तो हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर 90,000 मतलब -90,000 और ये माइनस ब्रैकेट में -1,10,000 मतलब माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1,10,000 और माइनस का 90,000, तो कितना बचा हमारा 20,000 पॉजिटिव आया, तो नेट प्रॉफिट आया, लॉस नहीं आया। लॉस था बट आया नहीं। ठीक है, व्हेन द करंट ईयर डिपिक्ट्स द प्रॉफिट एंड द प्रीवियस ईयर इज नील। ओके, अगर हमारा करंट ईयर हमारा प्रॉफिट दिखाता है और प्रीवियस ईयर में कुछ प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था, तो उस केस में हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा टोटल, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है मतलब 35,000 इस केस में। ठीक है, 35,000। देन अगर हमारे प्रीवियस ईयर में लॉस आ रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर में लॉस सॉरी हमारा करंट ईयर में लॉस आ रहा है और हमारे प्रीवियस ईयर में कोई बैलेंस नहीं है प्रॉफिट और लॉस का, तो उस केस में हमारा जो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो लॉस में आएगा, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और लॉस, तो 75,000 माइनस नील क्या आएगा -75,000। ठीक है, व्हेन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिपिक्ट्स एंड द करंट ईयर बैलेंस इज नील, मतलब कि करंट ईयर प्रॉफिट नहीं है और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में करेंगे हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो अगर करंट ईयर में नील है माइनस मतलब जीरो माइनस, अगर इस केस में 28,000 है तो जीरो माइनस 28,000 करेंगे तो क्या आएगा 28,000 माइनस में आएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर में लॉस आता है और करंट ईयर में कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस नील बैलेंस है, तो उस केस में क्या करेंगे माइनस करंट ईयर प्रॉफिट नील माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और लॉस, लॉस है -32,000 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट 32,000। ठीक है, और उसके बाद अगर नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ द रिजर्व, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट और लॉस से रिगार्डिंग नहीं है और उसकी जगह पे हमारे रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में हम लोग कंसीडर किसको कर लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट और लॉस कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोग वैसे ही निकालते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 73,000 माइनस 25,000 इस केस में, तो कितना निकलेगा 48,000, 48,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है हमारा प्रपोज डिविडेंड के बारे में। किसके बारे में, प्रपोज डिविडेंड के बारे में। तो चलिए, प्रपोज डिविडेंड सबसे पहले होता क्या है, डिविडेंड तो होता है जो कंपनीज देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता होगा, प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी ने प्रपोज किया और डिक्लेयर किया, अभी डिविडेंड दिया नहीं है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिक्लेयर किया है कि वो नेक्स्ट हमारे जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें प्रपोज डिविडेंड देगी। तो ये कौन करता है, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना कंपनी के, बीओडी जो सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो क्या बोलते हैं कि हम लोग प्रॉफिट में से एक पार्ट जो है शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देते हैं। ठीक है, और ये प्रॉफिट कैसा होता है, मतलब जो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं ना आफ्टर टैक्स वगैरह करने के बाद, तो उस प्रॉफिट में से कोई पार्ट वो लोग डिविडेंड में देना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को। ये क्यों देना चाहते हैं, डिविडेंड मेकिंग कंपनीज होती हैं जो हर साल अपने डिविडेंड्स को देती हैं शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है,
तो वो लोग डिविडेंड मेकिंग कंपनीज देती रहती हैं। और तो ये लोग जब डिविडेंड देते हैं ना, तो ये लोग सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि हम लोग मतलब हम लोग डिविडेंड देने वाले हैं हमारे नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो अब डिविडेंड निकालते कहते हैं, डिविडेंड हम लोग निकालते हैं जो हमारा परसेंटेज, जितना भी परसेंटेज कंपनी देने वाली है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब अगर हमारा फेस वैल्यू, सपोज हमारी कंपनी जो है वो डिविडेंड देने वाली है, हमारी कंपनी जो है डिविडेंड देने वाली है सपोज 10% के रेट से। ठीक है, और हम हमारे जो और एक हमारे शेयर होल्डर मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने 1000 शेयर्स ले रखे हैं और फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की, 10 रुपया। तो अगर 10 रुपया के हिसाब से 1000 शेयर ले रखे हैं तो कितने के शेयर हुए, 1 लाख 10 लाख सॉरी 10,000 रुपीज के। और अगर इस पे 10% का डिविडेंड मिलेगा तो कितना रुपया उनको मिलेगा, 1000 रुपीज। ठीक है, तो 1000 रुपीज मिलेगा। तो कंपनी इसको क्या करती है, कंपनी इसको बताती है कि वो डिविडेंड देने वाली है। ठीक है, डिविडेंड देने वाली है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग प्रपोज डिविडेंड का, प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर किया जाता है। तो अगर जो डिविडेंड देने वाली है, मतलब अभी दिया नहीं है बट देने वाली है कंपनी, वो क्या होती है, एक तरीके से हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है ना कंपनी की, विद इन 1 ईयर उसका पेमेंट होने वाला है, वो देने वाली है, मतलब डिक्लेयर तो कर ही दिया है उसका अमाउंट, तो वो देना ही है, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो जाते हैं। ठीक है, वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो जाती हैं। तो जो प्रपोज डिविडेंड दे रही है कंपनी, वो हमारा किसका पार्ट हो जाता है, वो हमारा जो प्रपोज डिविडेंड मेड है वो हमारी कंपनी इतने का डिविडेंड देने वाली है। ठीक है, इंटेंडेड टू पे एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड, मतलब इतना अकाउंटिंग, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड में ये लोग देने वाले हैं। और पेड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पेड, इतना कंपनी ने डिविडेंड एक्चुअली पेड किया ना, एक्चुअली में कंपनी ने डिविडेंड को पेड किया। ठीक है, अब जो प्रपोज डिविडेंड होता है, जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो किसका पार्ट होता है, एक सेकेंड, आउटफ्लो ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ओके, हाँ, चलिए देखते हैं। द प्रपोज डिविडेंड इज शोन अंडर द कैश आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जितनी भी प्रपोज डिविडेंड मेड किया है ना, वो हमारा आउट, मतलब जो, देखिए ऐसा नॉर्मली से अगर आसान भाषा में इसको समझेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, अगर जितना भी प्रपोज डिविडेंड मेड किया है उस पर प्रोविजन बनाया है कि इतना कंपनी देगी, तो ये हमारा किसका पार्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। ठीक है, ये किस में ऐड होगा, हमारा नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, नेट प्रॉफिट जो है उसमें ऐड कर दिया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, और अगर जितनी कंपनी पे कर रही है वो हमारा किसका होगा, कैश आउटफ्लो होगा, मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कि सब्सट्रैक्ट किया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, माइनस कर दिया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, तो चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू इजीली देखेंगे कि क्या क्या होता है। अगर करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड मेड है, मतलब हम लोग मेड कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट ईयर में डिविडेंड को दे रहे हैं ना, करंट ईयर में डिविडेंड को दे रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर प्रपोज डिविडेंड पेड कर रहे हैं, जितना भी पेड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पेड कर रहे हैं, उतना क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। देन अब इसको केस वाइज हम लोग हर केस, जो भी केस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उन केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा, जितना भी डाउट होगा इन केसेस में हम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, when the proposed dividend is given in the balance sheet and the नो रिलेटेड एडजस्टमेंट, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट नहीं दिया हो, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में देखिए, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी करंट ईयर की 8000 और प्रीवियस ईयर के 6000, तो करंट ईयर लायबिलिटी में आता है प्रपोज डिविडेंड आ गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ गया प्रपोज डिविडेंड कितना, 8000 एंड 6000 प्रीवियस ईयर का, और 8000 करंट ईयर का। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे,
जितना हमारा प्रीवियस ईयर का है तो उसको क्या मानेंगे, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में इसको डिक्लेयर किया था, ठीक है, मतलब अनाउंस किया था कि डिविडेंड देने वाले हैं, तो उसको इस साल पेमेंट करेंगे। इस साल पेमेंट कर रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा। और जितना दे रहे हैं ना, मतलब जितना इस साल हम लोग मेड कर रहे हैं, मतलब डिविडेंड देने वाले हैं अगले साल, मतलब प्रोविजन अभी बनाया है, मतलब प्रपोज डिविडेंड मेड अभी किया है, डिविडेंड प्रपोज अभी किया है, तो इसको ऑपरेटिंग में और नेट प्रॉफिट में से ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आता है, प्रपोज डिविडेंड इज गिवन इन द बैलेंस शीट ओनली ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड नो रिलेटेड एडजस्टमेंट इज गिवन, ठीक है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है और अगर बस प्रीवियस ईयर का ही हमारे पास प्रपोज डिविडेंड है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग हमारा जितना भी डिविडेंड पेड है ना, जितना भी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको हम लोग मानेंगे हमारा ये डिविडेंड पेड हो रहा है, ये हमारा डिविडेंड पेड हो रहा है, क्योंकि पिछले साल डिक्लेयर किया था, इस साल पेड करना ही है, उसको पेड मानते हैं, ठीक है। When the proposed dividend is given in the balance sheet of the current year and no adjustment, करेंट ईयर में हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं दिया हुआ है, और हमारा एडजस्टमेंट भी कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब अगर कोई भी एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग करेंगे कि जितना हम लोग इस साल क्रिएट किए हैं, मेड किए हैं, उस उतना क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट में से ऐड कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट में से ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। ओके, देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद व्हेन द प्रपोज्ड डिविडेंड इज गिवन ओनली इन एडजस्टमेंट एंड एज अ डिविडेंड पेड बट नाउ नो proposed dividend is appear in the balance sheet, बैलेंस शीट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि इतना अमाउंट पेड किया है, तो जब जितना अमाउंट पेड किया है ना, जितना अमाउंट पेड कर रहे हैं उसको क्या मानेंगे हम लोग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, पेड ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और ऑपरेटिंग में से कितना ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग में से कितना ऐड करेंगे, मतलब ये ऑपरेटिंग का तो पार्ट नहीं था ना, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड ये जो है हमारा ऑपरेटिंग का तो पार्ट नहीं था, तो और ये ऑपरेटिंग में भी ऐड हो रखा है, तो इसको ऑपरेटिंग में से क्या, सॉरी ऑपरेटिंग में माइनस हो रखा है नेट प्रॉफिट में ना, तो जो नॉन कैश और नॉन वो ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं ना, उसमें से नॉन वर्किंग आइटम्स जो होते हैं उसमें से इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड मेड। फिर हमारा नेक्स्ट केस क्या आता है, व्हेन द प्रीवियस ईयर and the current year balance are given in the balance sheet along with the related adjustment, बैलेंस शीट में भी गिवन है, बैलेंस शीट में भी गिवन है, और हमारा एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले उस केस में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट बनाते हैं, प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट में स्टार्ट करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है, और फिर जितना पेड कर रहे होते हैं उसको बैंक से पेड करते हैं, ठीक है, या तो क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो सपोज करते हैं हम लोग कि इतना अमाउंट ही यहाँ पे पेड हो रहा होगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या, मतलब फिर हम लोग कितना अमाउंट मेड कर रहे हैं वो निकालते हैं, और अगर इसमें कैरी डाउन बैलेंस कैरी डाउन गिवन रहता है, प्रपोज डिविडेंड का हमारा कैरी डाउन बैलेंस गिवन रहेगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या होता है, ऐड हो जाता है, मतलब इतना हम लोगों ने मेड किया, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे क्लियरली, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया हुआ है करंट ईयर का 6,000, प्रीवियस ईयर का 5,000, देन प्रपोज डिविडेंड मतलब करंट ईयर का 6,000 और प्रीवियस ईयर का 5,000, एंड डिविडेंड मेड दिया हुआ है, डिविडेंड मेड 7,500 ड्यूरिंग द ईयर, ओके, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड ब्रॉट डाउन दिया हुआ था 5,000 रुपीज, एंड द कैरी डाउन दिया हुआ था 6,000 रुपीज, एंड प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जितना डिविडेंड मेड होता है उसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, लिखते हैं कितना दिया हुआ है 7,500, तो अब इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लो,
5000 प्लस 7500 माइनस 6000 आ जाएगा 6500 डिविडेंड पेड किया है। ये जो पेड वाला फिगर है ये किस में चला जाएगा? 6500 चला जाएगा फाइनेंशिंग एक्टिविटीज में, और ये जो हमारा 7500 है ये प्रपोज डिविडेंड मेड हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा। ओके या चलो फिर आगे हम लोग देखेंगे। ओके 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 ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब आगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है गाइस? इंटरिम डिविडेंड होता है हमारा जो हम लोग डिविडेंड पे करने वाले होते हैं और हम लोग करेंट ईयर में डिविडेंड पे कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब करेंट ईयर में ही डिक्लेयर होता है, करेंट ईयर में ही पे कर रहे होते हैं। डिक्लेयर एंड पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। तो कंपनी क्या करती है? बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग पे कर रही होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड प्रॉफिट से ही पे किया जाता है, नो डाउट। ठीक है, अच्छा तो करंट ईयर में पे कर रही होती है तो इसको क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं हम लोग, प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसमें नेट प्रॉफिट में से ये ऐड होता है और ये हमारा किस में दिखाया जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि ये हम लोग हमारा आउटफ्लो हो रहा होता है, क्योंकि डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं। ठीक है, मतलब इंटरिम डिविडेंड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा नेट प्रॉफिट में से, और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, और अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है सॉरी इसको माइनस करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि हम लोग इतना पे कर रहे होते हैं। ये डायग्राम आप लोग देखिए। इस डायग्राम में वही सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसका दो केसेस, वो जो हम लोगों ने अभी बात किया ना, उन दोनों केसेस के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है करेंट ईयर का प्रॉफिट इन कैश फ्लो फ्रॉम, करंट ईयर का प्रॉफिट में से क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से ऐड किया जाता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से माइनस किया जाता है। ठीक है, ओके 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 वैसे ही सारी चीजें वैसे ही होती है। एक नोट में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। इट should be noted that the unlike the proposed dividend, interim dividend is always given in adjustment and it is not affected in the adjustment of a proposed dividend। ये proposed dividend की तरह adjustments से affect नहीं होता है। ठीक है, ये adjustment में given ही होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो होता ऐसा है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोग टैक्सेस क्या होते हैं, इनकम्स एंड गेन्स पे टैक्सेस क्या होते हैं? हम लोग जितना भी हम लोग प्रॉफिट करते हैं या फिर कैपिटल गेन होता है या फिर डिविडेंड्स होते हैं, उन पे हम लोग क्या करते हैं? टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, वो टैक्सेस कैसे टैक्सेस हो सकते हैं? इनकम टैक्स हो सकता है, हमारी इनकम पे लगता है। प्रॉफिट टैक्स होता है, प्रॉफिट टैक्स नॉर्मल प्रॉफिट या फिर कंपनीज के इनकम पे लगता है। ठीक है, और कैपिटल गेन हमारे कैपिटल प्रॉफिट पे लगता है, मतलब कैपिटल एसेट्स के सेल वगैरह करने पे, जैसे फिक्स एसेट्स के सेल वगैरह करने पे लगता है। ठीक है, डिविडेंड पे जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं उस पर डिविडेंड टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग टैक्सेस पे करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या होता है, इससे हम लोगों का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता होगा? इफेक्ट होता होगा ना। तो जितना भी टैक्सेस पेड कर रहे होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलो तो भाई? कैश पेड ऑन इनकम नेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज रिसीव्ड फ्रॉम द, कहाँ किसका पार्ट होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अनलेस एंड अदरवाइज ये मेंशन हो कि ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक है, अगर टैक्स पेड या फिर टैक्स का इनकम हो रहा होगा कोई, मतलब इनकम मतलब होता है रिफंड हो रहा है। ठीक है, रिफंड हो रहा है तो ये किसका पार्ट है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, अनलेस और अदरवाइज ये दिया होगा क्वेश्चन में कि ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए इसका एक एक कुछ बातें और देखते हैं। टैक्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, और डिविडेंड टैक्स होगा तो क्या होगा? कैपिटल गेन टैक्स होगा तो क्या होगा? अगर टैक्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो वो क्या बोलेगा? ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो हो रहा है।
ठीक है। टैक्स हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे टैक्स लगा रहे हैं, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे मतलब जैसे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट पे, हमारा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट पे हम लोग टैक्स, इनकम टैक्स जैसे होता है, इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं, तो वो हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, है ना। दूसरा, अगर डिविडेंड डिविडेंड पे लगा रहे हैं अगर हम लोग टैक्स, डिविडेंड अगर रिसीव किए हैं उस पे टैक्स लगा रहे हैं, तो वो किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग। डिविडेंड अगर पे कर रहे हैं, ठीक है, पे कर रहे हैं और उस पे हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, तो वो किसका पार्ट होगा? हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा, है ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिविडेंड पार्ट हो जाएगा, टैक्स ऑन डिविडेंड, ठीक है। फिर कैपिटल गेन, मतलब अगर कोई हमारे एसेट्स या फिर जैसे फिक्स एसेट्स या फिर हमारे लैंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें फिक्स एसेट्स या फिर कोई इन्वेस्टमेंट पे अगर हम लोगों को टैक्स लग रहा है, वो हमारा कैपिटल गेन टैक्स होता है। वो हमको क्या बताता है? हमारा आउटफ्लो किसका बताता है? आउटफ्लो बताता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से माइनस करते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट देख लो, एक बहुत ही अच्छा चार्ट है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट जो करते हैं वो कैसे करते हैं? यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होती है। एक होती है विद एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पहला होता है विद एडजस्टमेंट और दूसरा, पहला होता है विद एडजस्टमेंट, दूसरा होता है विदाउट एडजस्टमेंट। सबसे पहले नो एडजस्टमेंट मतलब विदाउट एडजस्टमेंट वाला केस देखते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं? जितना प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा उसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग इस साल पे करने वाले हैं, ठीक है, इस साल पे करेंगे। तो जितना भी प्रीवियस ईयर में दिखा रहा होगा प्रपोज सॉरी वो प्रोविजन फॉर टैक्स का उसमें कॉलम में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, प्रोपोज डिविडेंड सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स जितना भी प्रीवियस ईयर का दिखा रहा था उसको हम लोग क्या मानेंगे कि जितना प्रीवियस ईयर आया था उसको इस साल हम लोग पे करेंगे। इस साल पेड करते हैं तो उसको ऑपरेटिंग में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग में सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। और जितना टैक्स हम लोग इस साल मेड किए हैं, जितना मतलब इतना इस साल टैक्स आया है, उसको हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देंगे ना। तो उसको जब नेक्स्ट देंगे तो इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में से और फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो चलो इसका ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और करंट ईयर का प्रोविजन अगर है, करंट ईयर का प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्या करेंगे? ऐड बैक टू द करंट ईयर प्रॉफिट टू फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल मतलब एग्जांपल देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कितना है? करंट ईयर का है 5250 5250 और प्रीवियस ईयर का 3500 रुपीज है। तो हम लोग पे कितना कर रहे हैं? मैंने क्या बताया? जो पे कर रहे हैं इसको माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, टैक्स पेड हो जाएगा। और जो करंट ईयर का है इसको ऐड करेंगे हम लोग, टैक्स मेड है इसको ऐड करेंगे ऑपरेटिंग में, नेट प्रॉफिट में से इसको ऐड कर देंगे, है ना जी। ठीक है। फिर अ, फिर बात करते हैं व्हेन द प्रीवियस ईयर प्रोविजन इज गिवन इन द बैलेंस शीट। अगर बस प्रीवियस ईयर का, ओनली प्रीवियस ईयर का प्रोविजन गिवन है बैलेंस शीट में, तो उस केस में क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? बस पेड मानते हैं। जो इसको ये फाइनेंसिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड, मतलब जो लास्ट में माइनस नहीं होता डिविडेंड पेड, वो सॉरी टैक्स पेड, टैक्स पेड को माइनस कर देंगे, इसको पेड अज्यूम करते हैं, मतलब पेड मानेंगे, ठीक है। व्हेन द ओनली करंट ईयर प्रॉफिट अगर गिवन है, अगर बस करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है तो ये क्या होता है? डिविड टैक्स मेड होता है, टैक्स मेड होता है। तो इसको नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो नेट प्रॉफिट होता है वहां से क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। व्हेन द प्रोविजन ऑफ टैक्स इज गिवन ओनली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हेन द प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन ओनली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब करंट ईयर में when the provision for taxation is given only the profit and loss account, अगर बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे? इसको हम लोग करेंट ईयर टैक्स है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसा केस हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में से और उसको एट द सेम टाइम, एट द सेम अमाउंट उसको हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। जब मतलब कोई भी प्रोविजंस करंट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिगार्डिंग हम लोग नहीं जान पाते हैं और टैक्स पेड मानते हैं, तो मतलब बस करंट ईयर में इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस करंट ईयर में इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये
ओनली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर दिया हुआ है, बैलेंस शीट में नहीं, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको हम लोग एट द सेम टाइम इसको एडजस्ट भी करते हैं और एट द सेम टाइम इसको मेड भी, मतलब पेड और मेड दोनों मानते हैं, मतलब एक बार ऐड करते हैं एक बार माइनस करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, देन हम लोग अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है, क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग को जैसे हम लोगों ने वो बनाया नहीं तो प्रोपोज डिविडेंड का अकाउंट, वैसे इसमें भी प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ब्रॉड डाउन फिगर। ब्रॉड डाउन फिगर क्या होता है, ब्रॉड डाउन फिगर हमारे जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, फिर कैरी डाउन गिवन होगा, या हमारा करंट ईयर का जो होगा वो, और बैंक से कितना हम लोग पेड कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस जितना हम लोग मेड कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में इसको निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर, इसको ये मेड होता है, ये हमारा प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट एक बार ऑपरेटिंग में से ऐड करते हैं, माइनस करते हैं अगर टैक्स पेड है, और टैक्स मेड को क्या करते हैं नेट प्रॉफिट में से ऐड करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, किसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट भी है और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी गिवन है, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में भी। तो बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 52,250, और प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 3,500 रुपीज। ओके, हाँ। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, पेड हुआ है इतना ड्यूरिंग द ईयर 2,625 रुपीज, ठीक है गाइस। ओके, तो अब हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले करेंट ईयर का बैलेंस ब्रॉड डाउन में, सॉरी प्रीवियस ईयर का बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखेंगे 3,500, करेंट ईयर का बैलेंस कैरी डाउन में लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन 5250, देन पेड जितना हुआ 2625, डेबिट साइड टू बैंक करके लिखेंगे टैक्स पेड 2625, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो निकालेंगे। चलिए निकालिए, 2625 प्लस 5250 माइनस 3500 43575, ये क्या होता है, मेड होता है, मतलब पेड जितना किया है इसको ऑपरेट मतलब माइनस करेंगे टैक्स पेड के नाम से, और जितना ये मेड किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। ओके गाइस, देन हम लोग बात करेंगे नए अपने टॉपिक को, हाँ, फिक्स असेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो हम लोग फिक्स असेट्स मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सारी चीजें दिखाते हैं ना, कि हम अपने फिक्स असेट्स को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को दिखाते हैं ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो हम लोग फिक्स असेट्स में से अगर सेल कर रहे होते हैं तो उसको वो हमारा क्या बताता है, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिक्स असेट्स हम सेल कर रहे होते हैं इनफ्लो बताता है, और एट द सेम टाइम अगर उसको हम परचेज कर रहे होते हैं तो वो हमारा आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताता है, ठीक है। ओके, अगर डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दी रहती हैं डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दी हुई हैं क्वेश्चन में, तो हम लोग को रिलेवेंट फिक्स अकाउंट, फिक्स असेट अकाउंट बनाना बनाना होता है, और हम लोग कभी कभी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं, और उसमें क्या हम लोग सारी चीजें दिखाते हैं। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अकाउंट में हम लोग सारे अपने डिप्रिसिएशन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं। फिक्स एसेट्स में हम लोग परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को दिखाते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स अकाउंट जब हम लोग, दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है, जब हम लोग फिक्स एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो दो चीजें बनेंगी, दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन और डिमिनिशिंग, मतलब अगर हम लोग डब्ल्यूडीवी पे बना रहे हैं, हम लोग अगर डब्ल्यूडीवी पे बना रहे हैं तो क्या होगा, और हम लोग अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे बना रहे हैं तो क्या होगा। अगर हम लोग डब्ल्यूडीवी पे बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है इसमें जो बैलेंस शीट पे दिखा रहा है ना, इस पे हमारा हमारा डेप्रिसिएशन या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है, मतलब ये डब्ल्यूडीवी है ना, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिरेक्टेड है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस केस में हम लोग को एक अकाउंट बनाओ फिक्स एसेट्स अकाउंट, उसमें हम लोग बता देंगे कि हमारा कितना परचेज हो रहा है कितना सेल हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, फिर क्रेडिट साइड लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस फिक्स असेट्स के, देन लिखते हैं डेप्रीशिएशन। अगर जितना भी हुआ है क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देते हैं डेप्रीशिएशन, जितना भी डेप्रीशिएशन हम लोग ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किए हैं, ठीक है। फिर असेट्स अगर सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड करते हैं ना, तो जब हम ये देखिए यहाँ पे अकाउंट भी दिया हुआ है, तो इससे देखते हैं, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस होता है मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस, कैरी डाउन में क्लोजिंग बैलेंस जो करंट ईयर का बैलेंस हुआ होता है वो लिखते हैं। फिर डेप्रिसिएशन जितना भी ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किए होते हैं वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर हम लोग प्रॉफिट, अगर कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सेल वैल्यू यहाँ पे दिखाते हैं, मतलब बाई बैंक करके, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके क्या दिखाते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हम लोग क्या दिखाते हैं, हम इसके लॉस को दिखाते हैं। और अगर प्रॉफिट किया होता है तो डेबिट साइड जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड चला जाता है, ठीक है। और अगर फिर जो अगर इसमें कोई मतलब डिफरेंस आता है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको हम लोग, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हम लोग इसको क्या अज्यूम करते हैं, परचेज हुआ होगा, परचेज दिखा देते हैं। तो इसमें हम एवरी मतलब जितनी भी चीजें निकालते हैं ना, तो उसको एडजस्टमेंट क्या क्या करते होंगे, मतलब हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट होता होगा। डेप्रिसिएशन का क्या एडजस्टमेंट होता है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होता है आप जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद जब उसमें नॉन कैश और नॉन वर्किंग आइटम्स को इंक्लूड या रिड्यूस कर रहे होते, तो उस केस में ये भी तो डेप्रिसिएशन भी तो नॉन कैश आइटम है ना गाइस, नॉन कैश आइटम है ना। तो नॉन कैश आइटम है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते थे, ऐड कर देंगे, ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अगर उसके बाद अगर लॉस हुआ है, प्रॉफिट लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है, लॉस को क्या करते थे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को ऐड कर देते थे। फिर अगर बैंक अकाउंट को सेल हुआ है तो ये किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। देन अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे, सॉरी प्रॉफिट हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे। एंड देन अगर परचेज हुआ है, परचेज हुआ है तो उसको क्या करेंगे, परचेज हुआ है तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ओके गाइस, ओके, चलो अब इसमें केसेस बनाते हैं और केसेस के थ्रू हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। व्हेन द बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द बैलेंस दिया हुआ होता है, और डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ है वो भी दिया होता है एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो मशीनरी सपोज यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट्स है, इसका करंट ईयर बैलेंस 2,52,000 है और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है 2,80,000 है। तो और एडजस्टमेंट जितना एडजस्टमेंट में दिया हुआ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज हुआ 84,000 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस BD 2,80,000, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD 2,52,000। देन आता है डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ है 84,000। अब देखो यहाँ पे अगर इसको सम करेंगे तो 3,36,000 आएगा, 2,52,000 प्लस 84,000 ये आएगा 3,36,000। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो मतलब क्रेडिट ज्यादा है तो यहाँ पे परचेज हो रहा होगा, तो बाय बैंक टू बैंक करके इसको परचेज दिखाएंगे। और ये कहाँ पे जाएगा, 56,000 जो है, 56,000 कहाँ पे जाएगा गाइस, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा ना, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा, और डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस बोलता है फिक्स एसेट्स अकाउंट्स में हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हैं, और एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन और भी दी हुई है परचेज और सेल से रिगार्डिंग, और हमारे डेप्रिसिएशन से भी रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमारे जो मशीनरी है 2,70,000 करंट ईयर में था, 3 लाख प्रीवियस ईयर में था, ठीक है। डेप्रिसिएशन 90,000 ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया है। द पार्ट ऑफ द मशीन कॉस्टिंग रुपीज 45,000, 45,000 रुपीज मशीन कॉस्टिंग आ रही है, जिसमें से डेप्रिसिएशन 6,000 लगा है, और बेचा कितना में है 35,000। अच्छा गाइस, अब इसको देखते हैं बहुत ही ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग लिखेंगे 2,70,000 और बैलेंस CD लिखेंगे 3 लाख रुपीज, देन डेप्रिसिएशन लिखेंगे 90,000 रुपीज, ठीक है। अब बैंक से बेच रहे हैं, जो हम लोग सेल कर रहे हैं तो 34,500 रुपीज में ना,
34,500 रुपीज में इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सबसे पहले तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना। तो कॉस्ट निकालने के लिए 45,000 रुपीज का इसका कॉस्ट था मशीन का कॉस्ट, जिसमें से 6,000 हम लोगों ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। अब 39,000 रुपीज की मशीनरी थी। कॉस्ट मशीनरी की कितनी बची? 39,000 रुपीज, जिसमें से सेल हुआ है 34,500 में से। तो क्या हुआ है? लॉस में हुआ है। तो लॉस भी आएगा कितना? 4,500 रुपीज। क्या आया? हमारा लॉस आ गया। लॉस आ गया। तो अगर ये जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। देन हमारा अगर जो सेल कर रहे हैं मशीन का वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। एंड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे कि वो परचेज हो रहा है। 99,000 रुपीज का परचेज हो रहा है। तो परचेज को क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देंगे। देन अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट है, फिक्स एसेट्स अगर गिवन है ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे और इसको चलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर बैलेंस शीट में, अगर कंपनी के बैलेंस शीट में देखो, ऑलरेडी कंपनी के बैलेंस शीट में हम लोग को क्या दिया रहता है, मतलब ज्यादातर क्या दिया रहता है? WDV दिया रहता है। ठीक है, तो लेकिन अगर किसी केस में ऐसा दिया है कि कॉस्ट भी दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग? दो अकाउंट बनाते हैं। बहुत अच्छे से दो अकाउंट बनाते हैं। एक फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जो कि WDV पे बनाते हैं, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाते हैं उसको नॉर्मली बनाते हैं बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन जितना है ऑन पार्ट। ठीक है, मतलब जितना डेप्रिसिएशन हम लोग लगा रहे हैं उतना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर कोई सेल कर रहे हैं फिक्स एसेट्स का, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सेल पे प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं वो आएगा। बैंक अकाउंट पे जितना सेल कर रहे हैं जितने पे वो आएगा। अगर यहाँ पे लॉस हुआ है, सॉरी यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आ जाएगा डेबिट साइड रुपीज, और अगर बैलेंसिंग फिगर आता है कुछ तो वो आ जाएगा हमारा परचेज मानेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इफेक्ट करेगा। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स, इसको अकाउंट कैसे बनाते हैं? इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस BD से। बैलेंस BD ओपनिंग मतलब क्रेडिट साइड आता है ओपनिंग बैलेंस, और बैलेंस CD डेबिट साइड आता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, देन फिक्स एसेट्स पे जितना भी डेप्रिसिएशन आया हुआ है वो बाकी का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो बैलेंसिंग फिगर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल ही ठीक है। अब चलिए इसको एक केसेस के हिसाब से हम लोग इसको भी एक डीप में देख लेते हैं क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है, क्या क्या केसेस बनेंगे उसके बाद। हाँ, ओके, ये चलिए पहला केस। व्हेन द बैलेंस ओपनिंग फिक्स एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों के बैलेंस गिवन है तो क्या करेंगे? दोनों के बैलेंसेस देखो, यहाँ पे तो दिया हुआ है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे तो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर करंट ईयर का के कितना है। ये तो WDV दिया हुआ है। ठीक है, ये तो WDV दिया हुआ है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ड्यूरिंग द मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज इतना was सोल्ड फॉर 4,000, मतलब 12,000 की मशीन जिसपे 5,000 डेप्रिसिएशन लगा है 4,000 में बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है गाइस? हाँ, तो देखें, सबसे पहले हम लोग इसको मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले हम लोग इसको किस अमाउंट पे लिखेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखेंगे ना। ओरिजिनल कॉस्ट पे 1,05,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का बैलेंस BD कैरी डाउन आएगा 1,75,000 रुपीज। देन हम लोग सेल कितना कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन अभी अभी डेप्रिसिएशन हम लोग ऑन मतलब डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं इस मशीनरी पे जिसको हम लोग सोल्ड कर रहे हैं? 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगाया ऑन पार्ट। ठीक है, ओके। फिर हम लोग बैंक अकाउंट से इसको सेल किया कितना? 4,000 रुपया में। फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो सबसे इसका ओरिजिनल कॉस्ट निकालो, 12,000 माइनस 5,000, 5,000। देन आया 7,000 माइनस 4,000 सेल किया, 3,000 क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कहाँ जाएगा? ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में।
ठीक है, फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे, इसको क्या मानेंगे, परचेज मानेंगे। ओके, देन अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख बनाएंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे 30,000 रुपीज ये वाला अमाउंट, फिर 50,000 रुपीज, देन 5,000 जो डेप्रिसिएशन लगा है, जो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन बना है 25,000 रुपीज का, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी गाइस, और हाँ, वो जो 5,000 हम लोगों ने वहां पे ऐड किया था ना, वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसका सम यहाँ पे करके हम लोग एक साथ 25,000 रुपीज ऐड करें। नॉर्मली अगर हम ऐड दो तरह से भी कर सकते हैं, मतलब एक बार 5,000 और एक बार 20,000, या फिर हम लोग एक डायरेक्टली 25,000 ऐड कर देते हैं। वहां पे उसको मशीनरी का डेप्रिसिएशन अकाउंट में भेज दिया था ना, इस वजह से। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस हम लोग देखेंगे, फिक्स एसेट्स का बैलेंस, फिक्स एसेट्स का बैलेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दोनों दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एग्जांपल में देखते हैं। हम लोग का मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है अक्यूमुलेटेड, देन डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ये भी दिया हुआ है, हैं, ये भी दिया हुआ है। फिर एक सेल ऑफ मशीनरी से रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब कि सेल ऑफ मशीनरी 7500 की मशीन थी और बेचा कितने में, 2,000 रुपीज में। ठीक है, तो सबसे पहले चलो देखते हैं। हाँ जी, चलिए इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसको देखेंगे, तो हम लोग ड्यूरिंग द ईयर द मशीन, द पार्ट ऑफ द मशीन 7500 was sold for 2,000। ओके, देन ओके 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 ओके, -2500 कहाँ से आया, ओके। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कॉस्टिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग हुई है, जो कि इंफॉर्मेशन ये कहती है कि डेप्रीशिएशन, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि डेप्रीशिएशन भी लग रहा है, जिसपे 2500 रुपीज, मतलब इस पे जो डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है वो कितना हुआ है, 2500 रुपीज। ठीक है, अब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंस बीडी लिखेंगे 1,00,000 रुपीज, एंड बैलेंस सीडी लिखेंगे 1,40,000 रुपीज। अब जो हमारा जो जो असेट सोल्ड हो रहा है उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो हम लोगों ने अभी ब्रैकेट में लिखवाया आपको 2500 रुपीज, देन सेल कितना कर रहे हैं 2,000 रुपीज में, एंड लॉस और प्रॉफिट आएगा कैसे, 7500 में से डेप्रिसिएशन माइनस करो 2500, देन आ जाएगा 5,000 में से माइनस करो 2,000, जितना में सेल कर रहे हैं, तो लॉस कितना आया 3,000, ये किस में जाएगा, लॉस जाएगा, ऐड हो जाएगा ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, 2500 रुपीज डेप्रिसिएशन, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको परचेज मानेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देंगे। फिर बात करेंगे इसको ऐड करके, फिर इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग लिखेंगे, फिर क्लोजिंग लिखेंगे 10,000 और 35,000, देन फिक्स एसेट्स पे जो हम लोगों ने वहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 2500 वो लिखेंगे, और जो बैलेंस आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। फिर 25 27, ओके ओके, ये जो 2500 जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसको हम लोग पहले हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के इसको यहाँ से निकाले, फिर इसको यहाँ पे पुट किया। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अब यहाँ पे जितना हम लोगों ने चार्ज किया था 2500, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। थोड़ा हमारा वो डाउ मतलब देखा नहीं था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके गाइस, तो इसको एक बार मैं फिर से इसको करेक्ट करा देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन जितना चार्ज दिया था ये दिया हुआ था हमारे पास। ठीक है, और मशीन से रिगार्डिंग कितना डेप्रिसिएशन है ये नहीं निकाल दिया हुआ था, तो हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के ये सबसे पहले फिक्स एसेट्स पे कितना लगा वो निकाल लिया डेप्रिसिएशन, फिर इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। ठीक है, हो गया। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, और लॉस जो है ऑपरेटिंग में वो भी ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल, और जितना सेल कर रहे हैं उतना इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इनफ्लो है, और जितना परचेज कर रहे हैं उतना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
देन हाँ, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर गिवन रहता है एडजस्टमेंट में तो क्या करता है, तो वही चीज जो हम लोगों ने अभी किया, सेम वही चीज करते हैं। तो वो वही पॉइंट है जो अभी हम लोग करके आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, ओके 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 ओके। देन हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेट अगर मेंशन्ड है, ठीक है, अगर नेट इज मेंशन्ड है तो वो फिक्स एसेट्स क्या डब्ल्यूडीवी पे माना जाता है, और उस केस में हम लोग एक अकाउंट ही बनाते हैं। नेट पे दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, एक ही पे दिया हुआ है, तो एक अकाउंट ही बना लेते हैं। ठीक है। और अगर कॉस्ट अगर मेंशन्ड है क्वेश्चन में या फिर एडजस्टमेंट में, कहीं पे भी कॉस्ट अगर मेंशन्ड है, उस केस में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। एक तो मशीनरी फिक्स एसेट्स अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि प्रोविजन से रिगार्डिंग और उसका एडजस्टमेंट में गिवन है, तो उस केस में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट को हम लोग को तो सेटल करना होता है ना उस केस में। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, अगर हमारे पास बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स के बैलेंस शीट में हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो हम लोग टू अकाउंट्स बनाते हैं, अभी हम लोग बना के आ रहे हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग फिक्स एसेट्स का दिया हुआ रहता है गाइस, तो हम लोग उस केस में, और मतलब डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ रहता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया रहता है, तो उस केस में हम लोग दो अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, बोरोइंग एंड डिवेंचर्स। तो हम लोग जो डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह पे इंटरेस्ट देते हैं ना, उसको क्या करते हैं, जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं ना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, आउटफ्लो हो रहा होता है ना। इंटरेस्ट दे रहे हैं तो, इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, कहीं इंटरेस्ट दे रहे हैं तो, हाँ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट हमारा आउटफ्लो हो रहा है। लॉन्ग टर्म एसेट्स पे हम लोग इन्वेस्टमेंट दे रहे, मतलब इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो जाता है, वहां पे माइनस करते हैं। अगर नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज है ये किसके बारे में बताया हम लोग, फाइनेंशियल इंटरप्राइज। फाइनेंशियल इंटरप्राइज में आउटफ्लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज वेल एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों होता है। एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड जो होता है वो ओनली फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल में, तो उसको क्या मानेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और अगर ये फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है तो इसमें दोनों हो सकते हैं, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग दोनों, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग दोनों हो सकते हैं। ठीक है। ओके। क्या किया जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटी इंटरप्राइजेज में, क्या किया जाता है, एडेड टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑपरेटिंग एंड डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड किया जाता है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में रिड्यूस किया जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या फिर अगर लोन है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज अ ऐड करते हैं एज अ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, या फिर एंड माइनस करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है। केस वाइज देखते हैं। पहला केस क्या बोलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज नॉट मेंशन्ड। कोई रेट नहीं दिया है तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। रेट ऑफ डिवेंचर मेंशन्ड है एंड देयर इज अ नो चेंज इन, अगर कोई भी चेंज नहीं है बट रेट गिवन है, ठीक है, मतलब कोई भी एडिशनल मतलब जो हमारे डिवेंचर्स हैं वो उतने के उतने ही हैं, बट कोई चेंज नहीं है, और रेट ऑफ डिवेंचर्स दे रखा है। ठीक है, रेट ऑफ डिवेंचर्स दे रखा है, तो उस केस में हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा ना उस पे, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, सॉरी जो हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है उस पे, तो एक्चुअली इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो हम लोग जो हमारा प्रीवियस ईयर उसी पे तो इंटरेस्ट देंगे ना, प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस 1 लाख का 12% लगाया इंटरेस्ट, 12,000 आ गया। तो 12,000 ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में से, और हम लोग इसमें माइनस करेंगे फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देन केस टू क्या बोलता है, इंटरेस्ट अगर लोन और डिवेंचर्स क्या बोलता है रेट भी गिवन है और इंक्रीज इन द डिवेंचर बैलेंस, डिवेंचर का बैलेंस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
मतलब प्रीवियस ईयर का ज्यादा है, करंट ईयर का कम है, तो क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का ज्यादा है, करंट ईयर का कम है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं किसका, प्रीवियस ईयर का जो होता है उसी पे तो हम लोग इंटरेस्ट देने वाले हैं, उतना इंटरेस्ट दे देंगे। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12%, तो 12,000 आया, 12,000 ऐड कर देंगे और ये फाइनेंशिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। देन नेक्स्ट केस क्या बनता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन इन द डिवेंचर एंड देयर इज अ नो डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ द डिवेंचर ऑन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेट तो दिया हुआ है बट डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज के केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं, सब सेम ही करते हैं, प्रीवियस ईयर में जितना भी है उस पर इंटरेस्ट दे दो। हाँ, इस केस में इंक्रीज और डिक्रीज के केस में एक चीज और होता है कि ये इंटरेस्ट से रिगार्डिंग तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जैसे डिक्री सॉरी पहले इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब इतने के हमारे लोन्स और एडवांसेस या फिर डिवेंचर्स क्या है, बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, तो मतलब इनफ्लो है ना, इनफ्लो है, डिवेंचर इशू हो रहे हैं, तो ये क्या है, इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और इसमें क्या होगा, आउटफ्लो हो रहा है, इंटरेस्ट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है बट ये आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी तो हो रहा है, ये भी देख लो। When the rate of interest on debenture is mentioned and there is an increase in debenture from the previous year and additional information भी दिया हुआ है, डेट ऑन इश्यू ऑफ debenture से रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हो रहा है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डिवेंचर ऑफ 20,000 इशूड ऑन जुलाई 1 2021, जुलाई 1 2021, ठीक है गाइस। हाँ, तो सबसे पहले करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट देखो यहाँ पे बहुत ही दो चीजें हुई हैं, मतलब जुलाई 1 2021 में 211 में क्या हुआ है, इशू हुआ है, मतलब कि ये जो 20,000 के शेयर्स थे ना ये इशू हुए हैं जुलाई में, तो जो पहले 1 लाख पे कितने के कितना महीने के लिए चार्ज हुआ है, तो 1 लाख 1 लाख रुपीज पे 3 महीने के लिए चार्ज हुआ है ना, मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए चार्ज हुआ है, 12% इंटू 3/12, इसको निकालेंगे, फिर जो इंक्रीज किया है 1,20,000 इस पे लगा है 1,20,000 का 12% मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12, ये कितना आएगा, 10,800, 10,800 प्लस उसमें कितना आएगा 1 लाख का 12% मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 12, मतलब 3,000, टोटल कितना है 13,800, 13,800 आ गया। इसको क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड करके, ठीक है। हाँ, अगर यही केस होता, अगर कि हमारा जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, रेट ऑफ डिवेंचर या बोरोइंग भी गिवन है, बट प्रीवियस ईयर का ज्यादा है, इस साल का कम है, मतलब करंट ईयर का कम है, प्रीवियस ईयर का ज्यादा है, तो किस केस में क्या हो रहा होगा, रिडेम्पशन हो रहा होगा, रिडेम्पशन हो रहा होगा, तो रिडेम्पशन से रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि किस डेट पे रिडेम्पशन हो रहा है, तो डेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कहाँ तक 1 लाख पे लगा है, जैसे यहाँ पर 30 अक्टूबर, तो 6 महीने के लिए हम लोग को 1 लाख पे लगा है, बाकी के जो 6 महीने बचे उस पर 60,000 पे इंटरेस्ट लगा है, तो 6 लाख 1 लाख पे 12%, 6 महीने के लिए, देन जो रिमेनिंग 60,000 बचे उस पे 12% 6 मंथ्स के लिए, तो टोटल निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 9600, 9600 आ जाएगा। देन इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में से ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे। नेक्स्ट केस क्या बोलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेंशन है एंड द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग भी है तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग भी है तो उस केस में क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, फिर टोटल पेड कितना करना है उतना पेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग में आया वो कितना 12,000, क्योंकि प्रॉफिट में से 12,000 इफेक्ट हुआ होगा, तो नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टोटल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेड कितना करते हैं, पेड करते हैं हम लोग 10,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग को माइनस करके, ठीक है। देन आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज मेंशन एंड द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर,
रेट ऑफ डिवेंचर मेंशन्ड है एंड द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर का है तो दे रहे होंगे ना इस साल दे देंगे, तो इसको ऐड कर देंगे, इतना पेड हो जाएगा और फाइनेंसिंग में चला जाएगा, एंड जो जितना इंटरेस्ट निकला 12,000 रुपीज, इतना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का हम लोग क्या करते हैं, ये क्या माना जाता है, डिस्काउंट है, ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो अगर डिस्काउंट है तो डिवेंचर है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट राइट ऑफ हो रहा है एंड एडेड बैक टू द प्रॉफिट, ये पहली बात, तो अगर इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट में से, करेंट ईयर में से, तो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। डिस्काउंट राइट ऑफ हो रहा है तो क्या करेंगे, एडेड बैक टू द करेंट ईयर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड कैश एंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से ऐड होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से ऐड करते हैं, ऐड बैक करते हैं, एंड देन उसके बाद अगर जो डिस्काउंट अलाउड जो टोटल किया होता है उसको क्या करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। नेट प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स और आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, उसको क्या दिखाते हैं, आफ्टर डिस्काउंट क्या दिखाते हैं, हम लोग उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेकेंड क्लास था, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आज का हमारा ये सेकेंड क्लास था, और आगे हम लोग और अब नेक्स्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन लाने वाले हैं। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट रिवीजन वीडियो आने वाली है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिएगा, और बस और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।